गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तंजीम सर। आज मैं आपके लिए चुंबक में बायोट सैवर्ट के नियम को लेकर आया हूं। असल चुंबक की शुरुआत बायोट सैवर्ट के नियम के बाद ही होती है। तो हम अपनी आज की इस क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायोट सैवर्ट का नियम क्या है और इन्होंने ये नियम क्यों दिया। तो जब किसी चालक तार में धारा बह रही होती है तो आप लोगों से कहा जाता है कि इसके पास मत जाइए, चिपक जाओगे। चिपक जाने का मतलब क्या वो चुंबक है जो तुम्हें चिपका लेगा कि वो चुंबक ही चिपकाती है? भाई, क्या वो चुंबक है जो तुम्हें चिपका लेगा कि वो चुंबक ही चिपकाती है? तो इसका मतलब वो चुंबक नहीं था, मगर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके चुंबक जैसा बन गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके क्या हो गया? चुंबक जैसा बन गया। तो इसी बात को ध्यान में रखकर बायोट सैवर्ट ने चुंबक से संबंधित एक नियम पेश किया था। इन्होंने एक तार लिया और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो इन्हें उसके अंदर चार बातें दिखी। एक बात यह दिखी कि तार में धारा बह रही है, दूसरी बात यह दिखी कि तार के पास लंबाई है, और तीसरी बात यह दिखी कि चुंबकीय क्षेत्र से तार की दूरी है, और चौथी बात कि उस दूरी के साथ वो तार, चुंबकीय क्षेत्र तार के साथ में कितना कोण बना रहा है। तो क्या बातें दिखी? चार बातें दिखी। तो इन्हीं चार बातों पर इन्होंने अपने नियम को पेश किया और बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसके नजदीक चुंबकीय क्षेत्र चार बातों पर निर्भर करता है। चार बातों पर निर्भर करता है। अब बात नंबर एक कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, अर्थात तार में जितनी ज्यादा विद्युत धारा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी कम धारा बहेगी उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। और उसके बाद दूसरी बात कही कि तार आपका लंबा कितना है, तार आपका लंबा कितना है। तो फिर इन्होंने कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तार की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। आई मीन जितना लंबा तार लेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा ज्यादा, और जितना कम तार लेंगे लंबाई का उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होगा। लेकिन तीसरी बात इन्होंने ये कही कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है तार से चुंबकीय क्षेत्र के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम जरा सी दूरी बढ़ा लें तो एकदम चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, और जरा सी दूरी कम कर लें तो एकदम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो कम होने से कम होना और बढ़ने से कम होने से बढ़ना और बढ़ने से कम होना व्युत्क्रम हो गया। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथी और आखिरी बात उन्होंने कही कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो जो कोण बन रहा है, जो कोण बन गया है उस कोण की जिया यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चारों बातों को एक साथ सजो के लिख लीजिए। तो अब डेल बी आएगा, डेल बी। अब तीन बातें अनुक्रमानुपाती थी, तो एक दो तीन अनुक्रम में ऊपर आ गई, और एक बात व्युत्क्रमानुपाती थी वो व्युत्क्रम में नीचे आ गई। इसे कहते हैं एक साथ लिखना। तो चारों बातों को एक साथ लिखा। अब अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो फिर बैलेंस के लिए कोई ना कोई नियतांक आता है। तो बायोट सैवर्ट ने अपने बैलेंस के लिए जिस नियतांक का इस्तेमाल किया था उसका μ0/4 पाई था। तो μ0 इसमें वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता है, वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता है। और उसके बाद जब ये वायु निर्वात की चुंबकीयशीलता है तो फिर आपका μ0/4 एक नियतांक हो गया, और μ0 को वायु निर्वात की चुंबकीयशीलता
कहते हैं। जब इतना कुछ आपके सामने आ जाएगा तो ये चुंबक से संबंधित बायोट-सैवर्ट का नियम था। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको वीडियो में पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना वीडियो को पॉपुलर करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। और अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।